हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर प्ले लिस्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले जो प्ले पार्ट आया था उस पार्ट में हमने प्रोडक्शन का मीनिंग सीखा, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग सीखा, हमने टोटल वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के बारे में सीखा, हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में सीखा और हमने टोटल प्रोडक्ट के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे और उनके रिलेशन के बारे में सीखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। बच्चों, मार्जिनल का मतलब मैं पहले बता देती हूँ कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। अब इसको अगर मैं डिफाइन में बोलूं तो आप डिफाइन में इसको लिखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू, मार्जिनल प्रोडक्ट को हम एमपी से डिनोट करते हैं या फिर हम एमपीपी से भी डिनोट करते हैं। अगर पेपर में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा हुआ आ गया तो एक ही बात है, आप खाली उसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहो या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहो, एक ही बात है। तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट की पहले डिफाइन करते हैं कि एमपी का मीनिंग क्या होता है। MP refers to the change. MP refers to the change in, किसमें चेंज? इन टोटल प्रोडक्ट। अब आपने लास्ट वीडियो में टोटल प्रोडक्ट की डिफाइन सुनी थी मेरे से, ठीक है। इन टोटल प्रोडक्ट आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग मैंने लगाना, एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बच्चों, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि जो भी आपके चैप्टर है ये शॉर्ट रन पे बेस्ड है और शॉर्ट रन में हमारे एक या उससे ज्यादा फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं और हमारे जो वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं उनमें हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर का एक ज्यादा यूनिट लगाएं, ठीक है, तो उससे टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंज आएगा, ये चेंज, उस चेंज को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों TPN माइनस TPN माइनस 1। यहां पर MP का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। N का मतलब यहां पर क्या होता है, TPN का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ N यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट ऑफ N यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। माइनस करते हैं इसमें से हम TPN माइनस 1, तो इसका मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ N माइनस 1, टोटल प्रोडक्ट ऑफ N माइनस 1, N माइनस 1 ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसका एक फार्मूला बच्चों और भी होता है, वो होता है डेल्टा TP अपॉन में डेल्टा L। हम न्यूमेरिकल में इसका यूज और इसका यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। ऐसा कब करेंगे ये मैं आपको इसमें सिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या होता है, मैंने हमेशा पहले भी आपको बताया, डेल्टा TP का मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में चेंज, ठीक है। डेल्टा L का मतलब क्या होगा, डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है, चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। जो यहाँ पर हमने L लिया है, L को हमने लेबर माना है, ठीक है। चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज यहाँ पर हमने उसको क्या लिया है, लेबर, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल से इसको एक्सप्लेन करूंगी, फॉर्मूले को भी, और मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे करना है। हमने क्या करा, एक फिक्स फैक्टर लिया लाइक लैंड, और वो दिया हुआ है मुझे एकड़ में। मैंने ये टेबल मैंने टोटल प्रोडक्ट के टाइम भी बनाया था बच्चों, मैं वही यूज कर रही हूँ ताकि आपको सेम जो है टेबल एक ही बारी आप जो याद करें वही आपको दिमाग में रहे, आपको बार बार हर बारी अलग लेने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल फैक्टर हमने लिया है लेबर, ठीक है, और यहां पर मैं ले रही हूं टीपी।
यूनिट्स में गिवन है और लेबर भी आपको यूनिट्स में गिवन है। क्योंकि लैंड जो है ये हमारा फिक्स फैक्टर है तो इसको हम फिक्स रखते हैं। 3 एकड़ मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास लैंड है, मैं उस पर वेरिएबल फैक्टर पहले एक भी नहीं लगा रही, फिर मैं 1 लगा रही हूँ, 2 लगा रही हूँ, 3 लगा रही हूँ, 4 लगा रही हूँ, 5 लगा रही हूँ, 6 और ये 7। टोटल प्रोडक्ट में क्या हुआ कि जब मेरे पास मेरे फिक्स फैक्टर पे कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं था तो मेरा प्रोडक्शन हुआ 0। जैसे ही मैंने 1 लेबर लगाया हुआ मेरा 20। तो इस तरीके से मैंने आपको यही टेबल पिछली वीडियो में भी बताया था। पहले मैं इसको लिख देती हूँ ताकि मैं फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो, अब मान लो मेरे को एमपी निकालना है। इस टेबल के अंदर मुझे एमपी निकालना है और मुझे बोला जाता है एमपी निकालो 5th यूनिट पे। ठीक है, एमपी निकालना है 5th यूनिट पर। मैंने फार्मूला क्या बताया उसका, पहले तो एमपीएन लिख लेते हैं। यहाँ पर एमपीएन का फार्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमको अगर एमपी निकालना है तो एमपी मान लो अगर मुझे 5th यूनिट का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, TP5 माइनस TP5 माइनस 1। ठीक है, अब मेरा MP5 क्या हो जाएगा, TP5 माइनस TP4। अब आप क्वेश्चन में देखो कि 5th पर क्या वैल्यू है और 4 पे क्या वैल्यू है। MP5 मेरा क्या निकला, मेरा 5th जब मैंने लेबर एम्प्लॉय किया, ठीक है, तब मेरा जो टोटल प्रोडक्ट था वो था 140। जब मैंने 4th यूनिट ऑफ लेबर लगाया था तो ये 120। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 5th यूनिट निकल आया 20 यूनिट्स। यानी कि 1 लेबर ज़्यादा लगाने से, यानी कि मैं जब लेबर 4 से 5 लगा रही हूँ तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 120 से 140 हुआ, जिसको मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाया कि इस तरीके से हमने निकाला कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है। ऐसे ही हम किसी भी यूनिट का निकाल सकते हैं। अब मान लो मुझे 2 से 3 का निकालना है, तीसरे यूनिट का मुझे एमपी निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, MP3 इज इक्वल टू TP3 माइनस 3 माइनस TP3 माइनस 1। फिर मेरा MP3 कैसे निकलेगा, TP3 माइनस TP2। यानी कि 3rd लेवल पर टोटल प्रोडक्ट और 2nd लेवल पर टोटल प्रोडक्ट। 3rd लेवल पर टोटल प्रोडक्ट है मेरा 90 और मेरा 2nd पर है 50। तो यानी कि मेरा MP कितना है यहाँ पर, 40। तो ये पहले वाला फार्मूला जिससे मैंने आपको MP निकालना सिखाया। ठीक है, अब हम MP की बात करते हैं इस वाले फार्मूले से, डेल्टा TP अपॉन में डेल्टा L। ये फार्मूला आपने कब यूज करना, अब आप इसकी बात सुनेंगे कि मान लो कि मैं यहाँ पर, या मैं आपको पहले इसी का एक सम और करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने वेरिएबल फैक्टर लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट ले रही हूँ। टोटल प्रोडक्ट है मेरा 0 5 12 22 29 34 34 और 29। आपको ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है मान लो, ठीक है, और आपको बोला जाता है कैलकुलेट MP, आप MP निकालो। तो यहाँ पर MP के लिए हम फार्मूला लगाएंगे TPN माइनस TPN माइनस 1। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले लेवल पर तो कुछ भी नहीं है, हमारा एम्प्लॉय तो 0 MP डैश रहेगा। अब हमारे को क्या करना है, TPN यानी 1। ठीक है, TPN यानी कि 1 और उसके बाद हम करेंगे TPN माइनस 1। तो पहले यूनिट पर तो हमारा ये होगा 5। फिर मेरे को निकालना है MP 2nd लेवल का। मैं क्या करूँगी, TP 2nd माइनस TP 2nd माइनस 1। यानी कि मेरा क्या हो गया, TP 2nd माइनस TP 1। 2nd पर है मेरा 12 और यहाँ पर है मेरा 5, यानी कि 12 माइनस 5 करूँगी तो ये आ जाएगा 7। ऐसे ही अब 3rd का निकालते हैं, तो TP 3rd माइनस TP 2 ही तो आएगा, यानी कि 22 माइनस 12।
तो ये आ जाएगा मेरा 10। फिर मेरे को 4 लेवल का एमपी निकालना है, तो एमपी टीपी 4 माइनस टीपी 3 करेंगे, यानी कि 29 माइनस 22 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7। इसी तरह से 5 का निकालेंगे एमपी, तो 5 माइनस 4 करेंगे, यानी कि 34 माइनस 29 करेंगे, तो ये आ जाएगा 5। फिर 34 माइनस 34 यानी कि 0। फिर 29 माइनस 34 करेंगे तो -5। ये फार्मूला हो गया। आपको कभी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आप सिर्फ एक ही कैलकुलेट करके दिखा दो, बाकी तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे कि हमने ऐसे नीचे से ऊपर यूनिट को माइनस करना है। तो हमारा क्या निकल आएगा? एमपी। अब हम एमपी का फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल। ऐसा हम कब करेंगे? जब हमारे को यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ध्यान से सुनना, जब हमको यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूशन में ना दिए हो। देखो यहाँ कॉन्टिन्यूशन में है, 0 के बाद 1 लगाया, 1 के बाद दूसरा लगाया, दूसरे के बाद तीसरा लगाया, तीसरे के बाद चौथा लगाया। लेकिन अगर कभी न्यूमेरिकल में आपको यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कॉन्टिन्यूशन में नहीं दिए, लाइक मान लो 0 दिया है, 1 दिया है, 1 के बाद 3 दे दिया, 3 के बाद 6 दे दिया, 6 के बाद 8 दे दिया, ऐसे, ठीक है। और आपको टोटल प्रोडक्ट दे देते हैं, क्वेश्चन के अंदर दे रहे हैं आपको 0 पर तो 0 ही रहेगा, फिर आपको दे दिया 25, 75, ठीक है, 150 और आपको दे दिया 200, और आपको कहते हैं एमपी निकालो। जब आपके वेरिएबल फैक्टर जंप्स में दिए हैं, यानी कि वो जंप कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, तो हम फार्मूला लगाते हैं डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल। क्योंकि बेटा मैं यहाँ पर 3 माइनस 1 करूंगी तो मेरा 2 का चेंज आ रहा है ना अब की बार मेरा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पहले लेवल पे तो रहेगा डैश, दूसरे लेवल पर डेल्टा टीपी, यानी कि 0 से 25 हुआ तो कितने का चेंज आया है? 25 का। फैक्टर 0 से 1 हुआ है तो फैक्टर में कितने का चेंज आया है? 1, तो मेरा कितना आ गया एमपी? 25। फिर थर्ड लेवल पर देखो आप, अब मेरा एमपी में जो है कितना चेंज आया है? 25 से 75 में 50 का। यूनिट में 1 से 3 हो गए, कितने का चेंज आया है? 2 यूनिट का लेबर के, तो एमपी कितना आ गया? 25। इसी तरह से अगर मेरा यूनिट, अब मेरा टीपी जो है 75 से 150 हो रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है? 150, 75 का। यूनिट में कितने का चेंज आ रहा है? 3 से 6 हो गए, तो यानी कि 3 यूनिट और बढ़ गए, यूनिट में 3 यूनिट का चेंज आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 25। अब मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 150 से 200 हो रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? 50 का। और यूनिट में कितने का चेंज आ रहा है? 6 से 8, 2, तब मेरा एमपी कितना आ गया? 25। तो यानी कि जब हमें यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर न्यूमेरिकल में कॉन्टिन्यूशन में नहीं दिए होंगे तो हम इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे। जब हमें यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कॉन्टिन्यूशन में दिए होंगे तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। क्लियर है ये बात? तो अब मैं यहाँ पर एमपी की बात आपको मैंने समझा दी कि मार्जिनल का मतलब चेंज। अब मैं ना इसकी शेप के बारे में भी बता देती हूँ, डायग्रामेटिकली ये कैसे बनता है। एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि हमने चेंज तो वेरिएबल फैक्टर में ही करना है ना, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी की जो शेप बनती है मैं उसकी बात करती हूँ। एमपी की शेप बनेगी ऐसे, ये, ठीक है, ये एमपी है हमारा। एमपी की शेप क्या लिखोगे आप? इन्वर्टेड यू शेप। आपको दिख रहा है ना, ये इनवर्स यू है, इसकी शेप ऐसे बनती है। इसका तरीका क्या है? फर्स्ट राइज, पहले बढ़ता है, सेकंड फॉल, उसके बाद बिकम, जब एक्सिस को टच करेगा थर्ड पे, थर्ड पॉइंट 0, देन उसके बाद नेगेटिव। आप देख सकते हो ये नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव एक्सिस में चला गया। तो ये इसका तरीका होता है। ये तरीके की बात आगे हम करेंगे कि एमपी हमेशा पहले राइज करता है, देन फॉल करता है, फिर वो 0 हो जाता है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो शेप कैसी बनी इसकी? इनवर्स यू, इन्वर्टेड यू शेप का एमपी बनता है। तो ये मैंने आपको सारा एमपी समझाया, और एमपी समझने के बाद अब हम इसका करेंगे रिलेशन कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट में और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है।
ठीक है, क्योंकि आपने टोटल एवरेज नहीं, सॉरी, टोटल प्रोडक्ट में और मार्जिनल प्रोडक्ट में, टोटल प्रोडक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। ठीक है, अब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, मैं आपको इसके रिलेशन की बात करती हूँ। इसके रिलेशन के लिए फिर हम समझते हैं कि हमारे पास मान लो फिक्स फैक्टर है लैंड, जो एकड़ में दी है। यहाँ मैंने लिया वेरिएबल फैक्टर, यहाँ मैंने लिया टीपी और यहाँ मैंने लिया एमपी। ठीक है, हम ये ले रहे हैं 3 एकड़ मान लो मेरे पास है। ठीक है, 3 एकड़ मेरे पास जो है वो लैंड है। वेरिएबल फैक्टर हम इस पे लगा रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। क्लियर। अब मेरे को टोटल प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 0। मैं देखो बार बार वही टेबल ले रही हूँ, खास मैं चेंज नहीं कर रही हूँ बच्चों, ताकि आपको आसानी रहे एक ही टेबल से क्वेश्चन को करने की। ठीक है, क्योंकि मैंने एक यूनिट बढ़ा दिया है तो मैंने यहाँ पर 150 तक ले रही हूँ और यहाँ बचेगा हमारा 130। अब आपको पता है एमपी जो कॉन्टिन्यूशन में कैसे निकलता है, TPN माइनस TPN माइनस 1, यानी कि नीचे से ऊपर माइनस करें। 20 माइनस 0 20, 50 माइनस 20 30, 90 माइनस 50 40, 120 माइनस ये 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0 और उसके बाद माइनस 20। आप देखो ना, मैंने एमपी कैसा बनाया, पहले बढ़ाना है, मैंने अभी शेप बताई है, पहले बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, फिर फॉल होगा, फिर 0, फिर नेगेटिव। हमारा टेबल ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए आप बेटर होगा एक ही टेबल को याद रखो। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब हमारा पहला जो इसमें रिलेशन है उसको मैं डायग्रामेटिकली बना रही हूँ। देखोगे आप, बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैं बना रही हूँ एग्जैक्टली आप लोगों ने वैसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ वाले एक्सिस पर हमने लिए यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ भी एक्सिस पे मैं लूँगी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्ट और इधर के वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना कि जिस चीज़ का आप डायग्राम बना रहे हो उसको आप वाई एक्सिस पे दिखाओ। ये मैंने ले लिया। अब आपको टीपी के बारे में बताती हूँ। जब टीपी जो होता है सबसे पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। ध्यान से सुनना, टीपी जो होता है वो पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है और जब वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो वो कॉन्वेक्स शेप बनाता है। कौन सी शेप बनाता है? कॉन्वेक्स। और जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, अब आप इसी लाइन को, जहाँ तक आपने इसको इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाया, आप इस लाइन को नीचे लाओ ऐसे, जैसे मैं लेके आई हूँ। जब तक आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है वो कॉन्वेक्स शेप बनाता है। ठीक है, कौन सी शेप? कॉन्वेक्स शेप। तब तक आपका एमपी भी जो होता है वो राइज होता है। मैंने एमपी को भी राइज करा। जब हमारा टीपी बढ़ता है बट रेट उसका कम हो जाता है, यानी कि रेट हो जाता है डिमिनिशिंग, तब भी हमारा टीपी बढ़ता है और शेप बनाता है कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव शेप बनी, यानी कि वो कॉनकेव शेप बनाता हुआ अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा और इस मैक्सिमम से फिर ये लाइन को आप नीचे वाले एक्सिस तक ले आना। अब आपने क्या करना है कि जब आप टीपी को बनाओगे कॉनकेव शेप में, यानी कि वो बढ़ रहा है बट उसका रेट जो है वो क्या हो गया है बच्चों? डिक्रीज। जब उसका रेट डिक्रीजिंग रेट पे वो बढ़ता है तो एमपी जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और जहां टीपी मैक्सिमम होता है वहां एमपी आके 0 हो जाता है। ठीक है, दिखाइए। ठीक है, एमपी वहां आके क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब एमपी के जब टीपी मैक्सिमम पे पहुंचा, अभी भी मैं अगर वेरिएबल फैक्टर लगाऊंगी और प्रोडक्शन करूंगी तो अब एमपी बढ़ेगा नहीं, वो एमपी फॉल, टीपी बढ़ेगा नहीं, टीपी फॉल होने लग जाएगा। और जब टीपी फॉल होने लगता है तो एमपी जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। फिर सुनना, टीपी का पहला जो बढ़ने का होता है वो होता है इंक्रीजिंग रेट पर। इंक्रीजिंग रेट पर जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है एमपी जो है वो राइज करता है। फिर टीपी बढ़ रहा है, लेकिन कौन से रेट से बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट पर, घटती दर पर। जब ये बढ़ेगा तो एमपी क्या होना शुरू हो जाएगा? फॉल। जब टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो एमपी क्या हो जाएगा? 0।
जब टीपी फॉल होना शुरू होगा तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जो मैंने ये डायग्राम में बोला यही इसका रिलेशन है, यानी कि अब मैं रिलेशन नंबर 1, अब आप इसको एमपी से टीपी को रिलेट करो या टीपी से एमपी को करो, एक ही बात होती है। मैंने कहा व्हेन एमपी राइजेस, कॉमा डालो, टीपी जो होता है या एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एमपी फॉल, आप किसी एक को तो बेस लोगे ना, मैंने यहाँ एमपी ले लिया, आप ऐसे भी लिख सकते थे व्हेन टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एमपी राइजेस, बात एक ही है। फिर व्हेन एमपी फॉल्स, क्योंकि चेंज वर्ड हमने पहले यूज करना है। देखो किसी भी चीज के जो शेप बनती है ना वो उसके एमपी पे डिपेंड करती है, मार्जिनल, सॉरी एमपी नहीं बोलेंगे। आप पूरी बुक में कभी भी जो भी डायग्राम बनाओगे उस डायग्राम में उस डायग्राम की शेप जो होती है वो उसके मार्जिनल पे डिपेंड करती है। जैसा जैसा आपके चीजों में चेंज आता है उस चेंज को हम मार्जिनल कहते हैं ना, तो मार्जिनल की वजह से ही तो ये टीपी की शेप बनी है, ठीक है। अब एमपी जो है वो फॉल हो रहा है, एमपी फॉल होगा तो टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। वो कौन से रेट से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट। तीसरा पॉइंट, अब क्या होगा व्हेन एमपी इज 0, जब एमपी 0 हो जाएगा तब टीपी इज एट मैक्सिमम, तब टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, तब टीपी क्या होगा, टीपी स्टार्ट फॉलिंग, वो फॉल होना शुरू हो जाता है। समझ में आया मैंने क्या डायग्राम बनाया। टीपी की शेप कैसी बनी, एस शेप का होता है वो, देखो ये एस है ना, ठीक है। तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि टीपी जो होता है वो अल्फाबेट एस की तरह होता है, एमपी जो होता है वो इनवर्स यू की तरह होता है। आप ये याद करने के लिए कर सकते हो ये चीज़। तो मैंने आपको टेबल बताया, इनका रिलेशन बताया, टीपी एमपी का रिलेशन बताया। अब हम आते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज का मतलब तो वैसे आपको पता है, पर यूनिट आउटपुट। अब हम पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर निकालेंगे कि जो हम वेरिएबल फैक्टर निकाल रहे हैं उसके हिस्से में कितना पर यूनिट आउटपुट आ रहा है एक लेबर पे, तो उसको हम मार्जिनल कहते हैं, ओ सॉरी एवरेज कहते हैं। अब एवरेज प्रोडक्ट को एपी से भी डिनोट करते हैं, एपीपी से भी डिनोट करते हैं, यानी कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफाइन लिखती हूँ। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू, एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू, आप उसको क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का पर यूनिट आउटपुट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको भी हम एक टेबल से भी समझते हैं और इसका भी हम शेप वगैरह डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। इसको निकालने का फार्मूला होता है AP इज इक्वल टू TP डिवाइडेड बाय L। हम हर एक लेवल के टोटल प्रोडक्ट को उसके हर बारी के यूनिट से डिवाइड करें, लेबर से डिवाइड करें, तो हमारे को उसका एवरेज मिलता है, ठीक है। जैसे अब हम एक टेबल बनाते हैं, सेम टेबल बना रही हूँ मैं फिर से, ठीक है। ये फिक्स फैक्टर लिया हमने पहले, लैंड एकड़ में दिए, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, वो हमने क्या लिया है यहाँ पर, लेबर, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं TP और उसके बाद मैं ले रही हूँ AP, क्लियर। मैंने फैक्टर लेबर ये मैंने लिया है, लैंड लिया है मैंने 3 एकड़, मैंने आपका वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर मैंने लिया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने ले लिया, 7 तक ले लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर TP लिया, यहाँ पर 0 पर तो ये 0 ही होता है। उसके बाद मैं वही का वही ले रही हूँ जो मैंने पहले लिया था, 20 50 90 120 140 140 फिर अगेन 120। अब मुझे क्या निकालना है, AP, ठीक है।
एपी निकालते हैं। एपी मैंने क्या बताया, टीपी डिवाइडेड बाय एल, पहला डैश, दूसरा आएगा 20 डिवाइडेड बाय 1, फिर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, फिर आएगा 90 डिवाइडेड बाय 3, फिर आएगा 120 डिवाइडेड बाय 4, फिर आएगा 140 डिवाइडेड बाय 5, फिर आएगा 140 डिवाइडेड बाय 6 एंड देन 120 डिवाइडेड बाय 7। अब हम एपी निकाल लेते हैं। एपी कितना आया, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 30, यहाँ भी आएगा 30, ठीक है, और यहाँ आएगा 28, और यहाँ आएगा 23.3, और यहाँ पर आएगा 17.40। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसकी शेप की बात करती हूँ बच्चों। इसकी शेप भी इनवर्स यू होती है। अभी हम जब रिलेशन की बात करेंगे तो एमपी भी इनवर्स यू है, एपी भी इनवर्स यू है, बट ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। वाई एक्सिस पर हम एपी लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके रिलेशन की, कि एपी का एमपी के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। एपी का एमपी के साथ क्या रिश्ता है, अब हम उसकी बात करते हैं डायग्राम के साथ। आप ध्यान से सुनेंगे, जैसा जैसा डायग्राम बना होगा वैसे वैसे आप चलेंगे। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी, ठीक है। मैंने अगर पिछले टेबल में एमपी भी निकाला था बच्चों, अगर मैं वो एमपी यहाँ पर लिखूं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कैसे हमारा होगा। एमपी लिखते हैं यहाँ पर, मैं पिछले टेबल वाला बच्चों यहाँ पर एमपी लिख रही हूँ, ठीक है। एमपी था पिछले टेबल में यहाँ पर डैश, फिर था वो 20, 30, ठीक है। नहीं, ये नहीं लेते हैं, अभी दूसरे टेबल से बताऊंगी। देखो, सबसे पहले ना मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, ध्यान से देखना आप, डायग्राम बना रही हूँ मैं इसका। एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि मैं रिश्ता बता रही हूँ एपी एमपी में, तो वाई एक्सिस पर मैं दोनों को दिखा देती हूँ, एपी को भी और एमपी को भी, ठीक है। पहले जो है वो हम डायग्राम बनाते हैं उसका, एमपी का, ठीक है। एमपी का डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। एमपी को आपको पता है आपको यू शेप का बनाना है, मैंने बना दिया, ठीक है। मैं अब इसकी पहली लाइन लिख रही हूँ रिलेशन की, ध्यान से सुना। जैसा मैं रिलेशन लिखूंगी ना, आपको वैसे ही टेबल में एपी बनाना है। पहला रिलेशन है कि व्हेन एमपी इज, ठीक है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। शुरू में एमपी ज्यादा होता है, एपी जो है वो कम होता है, तब उस केस में एपी जो है, एपी राइजेस, ठीक है। अब ये मैंने ये बनाया, अब मैं यहाँ पर वो बनाती हूँ। उसके बाद मैंने बोला एमपी इज मोर देन एपी, जब तक आपका एमपी ज्यादा है तब तक। तो मैंने जो ये एपी बनाया पहले, ठीक है, फिर मैंने क्या बनाया, ये एमपी बनाया। मैंने अभी एक पॉइंट लिखा था कि व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, बेटा ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो। ये पिंक लाइन जो है ये एमपी की है, ग्रीन लाइन जो है ये एपी की है। मैंने बोला व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, आप देख सकते हो एमपी ऊपर है, एपी नीचे है। जब तक एमपी ज्यादा होता है, ठीक है, जब तक एमपी जो है एपी से ज्यादा होता है, एपी इज राइजिंग, तब तक एपी जो है वो बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका व्हेन एमपी इक्वल टू एपी। उस पॉइंट पर एपी इज एट हिज मैक्सिमम पॉइंट। जब तक आपका, जब जो एपी है, ठीक है, जब एमपी जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया, ये इस ए पॉइंट पर बराबर है, जब ये दोनों बराबर रहेंगे ये एपी का हमेशा मैक्सिमम पॉइंट रहेगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एमपी ऑलवेज कट एपी एट इट्स
मैक्सिमम पॉइंट, जिस पॉइंट पर एपी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, एमपी हमेशा उस पॉइंट पर ही एपी को कट करता है, और जब वो एपी को कट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं हम तीसरे एरिया में। यहाँ पर क्या हो गया, अब पिंक लाइन एमपी की थी, ये नीचे हो गई, एपी अब क्या हो गया, ऊपर हो गया, यानी कि अब थर्ड पॉइंट पे एमपी जो है वो लेस देन हो गया एपी। जब एमपी कम हो जाएगा एपी से तो एपी क्या करेगा, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग। आप देखो एपी फॉल होना शुरू हो गया, बट रिमेन पॉजिटिव, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक बात आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, बट एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप ये लाइन भी लिख सकते हो इसमें। क्लियर है ये बात? तो ये रिलेशन समझ में आया। दोनों की इनवर्स मैंने ये ग्रीन बनाया एपी, शुरू में आपको नीचे रखना है, एमपी को ऊपर रखना है। जहां आपके यू शेप में एपी का मैक्सिमम होगा एमपी को वहीं से कट करना और उसके बाद नीचे लाना। जब एमपी कम हो जाएगा एपी ज्यादा रहेगा तो एपी फॉल होना स्टार्ट करेगा। एमपी जो है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एपी रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, ये लाइन जो मैंने लिखी कि एमपी ऑलवेज कट एपी एट इट्स मैक्सिमम, तो आप इस पॉइंट से भी याद रख सकते हो। क्लियर है, मेरी बात समझ आए? अब हमने इस पूरे चैप्टर में हमने टीपी के बारे में भी पढ़ लिया, हमने एमपी के बारे में भी पढ़ लिया, हमने एपी के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब एक बार इनके फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। टीपी को हम निकाल सकते हैं सिग्मा एमपी से भी, ठीक है, और टीपी को हम निकाल सकते हैं एपी से भी। क्यों कर सकते हैं आप देखो, यहां पर मैंने क्या करा था, जब हमने एमपी निकाला था तो हमने कहा था कि एमपी का मतलब होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं, क्योंकि जो एमपी है वो टीपी का चेंज है, जितना भी टीपी में चेंज आ रहा है उसी को तो हमने एमपी का था, तो अगर मैं एमपी का समेशन कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टीपी। और इसी तरह से टीपी जो है अगर, ठीक है, टीपी जो होता है वो एवरेज भी होता है, क्योंकि आपको पता है एवरेज कैसे निकलता है, टीपी डिवाइडेड बाय एल। और अगर मुझे अब टीपी निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एवरेज इनटू एल। और एमपी का एक फार्मूला और बताया था, डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल। ये इसके सारे फार्मूलेस थे। ठीक है, अब हमने जो एक टेबल बनाया था, इसी टेबल में अब हम एक चीज क्या कर लेते हैं कि मान लो हमारे को जो फिक्स फैक्टर दिया था वो तो 3 ही था। ठीक है, ये 3। अब हमारे को क्वेश्चन में टीपी निकालना है और मुझे एमपी दिया है। अब मेरे साथ क्या हो गया, क्वेश्चन में एमपी दिया है, यानी कि जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रही थी अब मैं क्या करती हूँ, उसमें एमपी को गिवन कर लेती हूँ। मुझे जो एमपी गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20, 30, 40। ठीक है, 20, 30, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, और एक और ले लेते हैं हम -20। मैंने अभी बताया कि टीपी का मतलब समेशन ऑफ एमपी। पहले लेवल पर एमपी नहीं है, इट मीन्स टीपी 0 होगा। अब हम समेशन करेंगे, 0 + 20 क्या बनेगा, 20। फिर हम 20 में 30 प्लस करेंगे, क्या आएगा, 50। फिर हम 50 में 40 को प्लस करेंगे, क्या आएगा, 90। फिर हम 90 में 30 को प्लस करेंगे, क्या आएगा, 120। फिर हम 120 में 20 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 140। फिर 140 में हमने 10 प्लस किया तो क्या आया, 150। 150 में 0 प्लस किया तो ये भी रह गया 150, और फिर 150 में से -20 किया तो आ गया 150। अब समझ आया समेशन ऑफ एमपी का मतलब क्या होता है। इसी तरह से मान लो अगर मुझे एपी दिया होता ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं एपी को हर बारी उसके जो मेरे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। जो मेरे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर होंगे मैं उसको एपी को उस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो भी मेरा यही आंसर आएगा। तो हम टीपी को एमपी से भी निकाल सकते हैं और एपी से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताया, मैंने आपको सबका रिलेशन भी समझाया।
तो इस बेसिस पर आज हमने इस टॉपिक में एपी एमपी का रिलेशन और टीपी एमपी का रिलेशन क्लियर किया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, एमपी क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम अगले क्वेश्चन वीडियो में जो है लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, जो इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है। तो बाकी अभी आप न्यूमेरिकल करिए अपनी बुक से। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक बच्चों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।